देखिए, अबे ये वाला सवाल, तो ये किसका है? अंडर डैम्प्ड का, सॉरी ओवर डैम्प्ड का। ओवर डैम्प्ड का ग्राफ है ये, ठीक है। ये भी ओवर डैम्प्ड का, याद रख लेना। और ये अंडर डैम्प्ड का, और ये क्रिटिकली डैम्प्ड का। इनकी इक्वेशन याद करो तो इक्वेशन भी याद कर लेना, ठीक है। ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई का है, बस ई की पावर माइनस आर टी से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसकी वजह से इसके ऑसिलेशन लगातार डिक्रीज होते जाएंगे। और ये ओवर डैम्प्ड के अंदर साइन हाइपरबोलिक का होता है, साइन हाइपरबोलिक गामा टी और प्लस फाई होता है। साइन हाइपरबोलिक गामा टी और प्लस फाई होता है, और ये पी प्लस क्यू टी का है। पी प्लस कितना है? क्यू टी का है, ठीक है ना। ये देखिए, ये कह रहा है ए वेव पैकेट इन ए सर्टेन मीडियम इज constructed by superposition of waves by superposition of wave corresponding wave number k नॉट बराबर 10। अब यहाँ पर देखो, अगर इनका आप देखोगे ना, तो ओमेगा बराबर के स्क्वायर का ग्राफ है ये। देखो, ओमेगा बराबर के स्क्वायर का ग्राफ है ये, है ना। देखो, 9 9 81, 9.5 का भी स्क्वायर कर लो, 90 पॉइंट समथिंग, 10 का स्क्वायर कर लो, इसका मतलब ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर का ग्राफ है ये। अरे है ना, ठीक है। तो बीपी बराबर कितना होता है? ओमेगा बाई के, वीपी तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। वीपी तो ओमेगा नॉट बाई के, 4 डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है? 10। 10 आ गया। और बीजी क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू अपॉन डी के। अरे डी डब्ल्यू अपॉन डी के ना, ठीक है। तो 2 और के आ जाएगा, और तो 2 के कितना हो जाएगा? 2। और के का वैल्यू कितना दे रखा है? अरे के का वैल्यू 10 है, 20 हो गया ना। अब क्या बोल रहा है? बीजी अपॉन बीपी, बीजी अपॉन बीपी, 2 आ गए ना। एक तरीका तो ये, इससे कर लो। कौन आ गया? अब यहां पर देखो, एक तरीका और भी है। बीपी बराबर ओमेगा बाई के, तो ठीक है ये। बीपी बराबर तो 100/10 है ही, आपका 10। और बीजी बराबर, एक बीजी वन ले लो, दो का रेशियो ले लेना, डी डब्ल्यू अपॉन डी के, ठीक है। जैसे 2 का रेशियो ले लो, ये वाला ले लो पहले, ठीक है। डी डब्ल्यू का रेशियो का 90.25 माइनस 81 डिवाइडेड बाई डी के हो जाएगा 9.5 और माइनस 9.0, ये ले लो। और Vg2 ले लो, Vg2 ले लो, डी डब्ल्यू अपॉन डी के। और एक और ले लो, तो माइनस 90.25 डिवाइडेड बाई 10 - 9.5, ये। तो Vg का एवरेज ले लो आप। Vg बराबर कितना हो जाएगा? Vg1 प्लस Vg2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे Vg आ जाएगा, वही रेशियो निकाल दो Vg अपॉन Vp का, वो भी 2 ही आएगा। दो तरीके से कर लेना, सवाल को देखते ही हो जाएंगे ये। कर लो जल्दी से। अगला सवाल देखिए। A box containing 2 mole of a ideal diatomic ideal gas है, और gas at a temperature T naught is connected to another identical box containing 2 moles of a monoatomic ideal at temperature 5 T naught, ठीक है। और there are no thermal losses and the heat capacity of the box is negligible, find the final temperature। तो आप सिंपली लगा दो, फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा N1 C1 T1 गया, प्लस N2 C2 T2, और डिवाइडेड बाई N1 C1 प्लस है N2 C2, ठीक है। सिंपल ही सवाल हो जाएगा ये। तो N1 बराबर कितना दे रखा है आपको? 2 दे रखा है। अरे 2 दे रखा है ना, ठीक है। C1 कितना हो जाएगा? 5/2, 5/2 T ना, ठीक है। सॉरी 5/2, और T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? T0, ठीक है। और N2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 1। N2 का वैल्यू 2 ही दे रखा है,
ठीक है, C2 का वैल्यू कितना दे रखा है 3/2 और T2 का वैल्यू कितना दे रखा है कितना 5T0 5T0 दे रखा है। रख दीजिए वैल्यू, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अरे कर लोगे क्या? ठीक है, अगला देखिए, ये सवाल देखो, कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर और मास m, हाइट h, एंड रेडियस r अबाउट n एक्सिस। ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू सिमेट्री एक्सिस। ठीक है, सिमेट्री एक्सिस के अबाउट पूछा है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, हाइट h दे रखी है। ठीक है ना, लेंथ मान लो एक तरीके से, और पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, परपेंडिकुलर टू सिमेट्री, परपेंडिकुलर टू द लेंथ बोला है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ सॉलिड सिलेंडर है ना, mr² बाई 2 4 और प्लस ml² या h²। एक बात इसमें क्या ज्ञान दे रहे हो, डायमीटर के अबाउट आएगा। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है ना, तो डायमीटर के तो अबाउट आएगा, तो वो mr²/4 होता ही है। अरे आया कि नहीं आया समझ में? अरे तुम्हें आ गया क्या, समझाया वो? आवाज आ रही थी क्या? बोल ही नहीं रहे, अरे बोल लो भाई। नहीं आई सर आपकी आवाज। देखिए, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, और इसको अगर आप ऐसे कॉन्टेक्ट करोगे तो एक रोड बनेगी। ये रोड के अबाउट होता है ml²/12, तो mh²/12 हो गया। ठीक है, और अगर ये ऐसे बनाओगे इसको, ऐसे अगर इसको कॉन्टेक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा? ठीक है, एक डिस्क बनेगी ये। ठीक है, डिस्क बनेगी, तो डिस्क के अबाउट होता है mr²/4, तो mr²/4 प्लस mh²/12 कर दो। अरे समझ गए क्या? कह रहा है ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर कंटेन टू वेवलेंथ। दो वेवलेंथ दे रखी है आपको, एक λ1 दे रखी है, ध्यान से देख लो, एक λ1 दे रखी है आपको 599 पॉइंट, और एक आपको λ2 दे रखी है 0.25 एंगस्ट्रॉम। इनका अंतर आप जानते हो क्या? डेल्टा λ2 मैंने λ1 करेगा क्या कोई? ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। समझ में आ गया? 0.5 आ जाएगा। इधर देख लो पहले, दीदी आप भी देख लो। ठीक है, द लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए परपेंडिकुलरली ऑन ए लार्ज डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग विथ 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। लाइंस पर सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के अंदर है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/E+B इक्वल टू क्या होता है? आपको मैंने बताया था ना क्या होता है, बोलो तो। n × E+B बराबर ग्रेटिंग विड्थ। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? एन तो दे रखा है 1 सेंटीमीटर ना, और सॉरी, ये कैपिटल एन तो दे रखा है 5000 लाइन्स, और E+B और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब E+B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर में 5000 लाइन। ठीक है, आपको दे रखा है 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, इसका मतलब 1/E+B का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अरे बोलो, लाइन्स पर सेंटीमीटर। अब बताओ, ये बात समझ, कभी गलत मत कराना सवाल को, ध्यान से देख लेना। ठीक है, बस इतनी कहानी है इसकी, ज्यादा कहानी है नहीं। अब देखो, अपने को जो बोला है वो सवाल देख लेते हैं। कह रहे यूजिंग द रेले क्राइटेरिया फाइंड द लीस्ट ऑर्डर। ठीक है, देखो, आर बराबर रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग पावर होता है d λ/λ, ये है ही अपने पास में।
ठीक है, लेमडा आ जाएगा यहाँ से, लेमडा एवरेज ले लो, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 डिवाइडेड बाई 2, 5000, 5000 ही ना, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम नहीं लिखोगे क्या? अरे वो तो बाद में कटेगा, पर लेमडा तो निकाल रहा हूं ना, या पहले कटेगी सवाल करने से पहले ही? हाँ, अरे रुक जाए, इन रोको रे, हैं? अच्छा सॉरी, लेमडा अपॉन डी लेमडा इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एन। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया आपके पास में, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना दे रखा है, एन का वैल्यू अपने को निकालना है ना, तो कैपिटल एन बराबर आ जाएगा लेमडा, सॉरी, हाँ, यूजिंग द रेले क्राइटेरिया फाइंड द लीस्ट ऑर्डर, स्मॉल एन का वैल्यू अपने को निकालना है, और अपने को क्या दे रखा है? ठीक है, रुको एक बार, शांति रखो तुम। कह रहा है ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर कंटेन, ठीक है, टोटल विड्थ अपने को कितनी दे रखी है? देखो, आपको ये तो सवाल के अंदर दे रखा है एन इंटू और ई प्लस बी इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहां से आपके पास में एन बराबर आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई ई प्लस बी। ठीक है, तो ई प्लस बी का वैल्यू है अपने पास में, ठीक है, कितना है? 1 अपॉन है 5000, और लाइंस पर सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये कितना आ गया कैपिटल एन का वैल्यू? 18×5 90, अरे 90 ना, 9000 आ गया। नहीं नहीं, तू रुक, मैं मत ही कर दी, मैं कोई नहीं कॉन्फिडेंट, कैपिटल एन बराबर 9000 आ गया आपके पास में। ठीक है, अब हो गया सवाल यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर स्मॉल एन का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई, बोलो, 0.05 इंटू कैपिटल एन कितना है 9000, तो ये कर लो। ठीक है, तो 9 और 5 45, हाँ, 9000 जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अब कितना आ गया? अब यहाँ से स्मॉल एन का वैल्यू आपके पास में कितना आया? 1.11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? स्मॉल एन का वैल्यू 1.11 आ जाएगा, एन बराबर 1 आ गया। ठीक है, एन बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब बताओ यहाँ पर कोई डाउट है कि सवाल पक्का आना है? देखो इस तरीके का, देखिए आपको देगा डायमीटर दिया हुआ है, ये यहाँ से ई प्लस बी का वैल्यू निकालना, लेमडा अपॉन डी लेमडा निकालना, एन का वैल्यू निकालना, कैपिटल एन का वैल्यू निकालना, और कर देना सवाल। समझ में आ गया? ठीक है, एक बात तो ये होगी। अब कह रहा है व्हाट विल बी द एंगुलर सेपरेशन, व्हाट विल बी द एंगुलर सेपरेशन, ठीक है, ऑफ द टू वेवलेंथ, ऑफ द टू वेवलेंथ। अब आपको एंगुलर सेपरेशन का मतलब ये हो गया कि डी थीटा पूछा है आपसे, क्या पूछा है? डी थीटा पूछा है। तो आपको पता ही है एन स्लिट कॉम्बिनेशन होता है, तो ई प्लस बी साइन थीटा बराबर एन लेमडा। अब एंगुलर सेपरेशन कह रहा है तो बिन रोको ना कोई, साइन थीटा का क्या होता है? कोस थीटा, और डी थीटा अपॉन डी लेमडा और इक्वल टू स्मॉल एन, तो आपको डी थीटा पूछा है, तो डी थीटा बराबर हो जाएगा एन इंटू डी लेमडा अपॉन ई प्लस बी कोस थीटा। ये चीज पूछी है, ये है आपका एंगुलर सेपरेशन है। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? ऑफ द टू वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर स्मॉल एन बराबर 2, एन का वैल्यू 2 दे रखा है, डी लेमडा का वैल्यू कितना है? 0.5, ई प्लस बी का वैल्यू बताइए आपको कितना है? 1/5000 सेंटीमीटर पर लाइन। ठीक है, और कोस थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना आया? कोस थीटा का वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बोल ही नहीं रहा, लेमडा बराबर कितना दे रखा है आपको?
5,000 ठीक है। तो देखो यहां से साइन थीटा का पहले वैल्यू निकाल लो इस फॉर्मूले से। तो यहां पर निकल जाएगा साइन थीटा बराबर एन का वैल्यू 2, लेमडा का वैल्यू कितना है 5,000। 5,000 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई ई प्लस बी 5,000 क्या है ई प्लस बी कर दू ना। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना 2 इंटू 5 इंटू 10⁻7 और 1 ई प्लस बी का वैल्यू कितना है ई प्लस बी का वैल्यू 5,000 है 10⁻3। ऐसे ही तो कुछ आया नीचे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब 10⁻2। ठीक है, तो 5 और ये आ जाएगा 25 50 50 इंटू 10⁻- डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा एक तरीके से। तो 0.5 आ गए। ठीक है, 5/10 आ गया ना, 1/2 आ गया ये। ठीक है, थीटा मतलब 30 डिग्री आ गया। थीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो कोस थीटा का वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर। ये इस तरीके के एक दो सवाल की प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, कर लोगे ना, बहुत अच्छा सवाल है। अरे करोगे ना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये तो और ही अच्छा है। ये किया था क्या आपने साइज के हिसाब से लग रहा है कि कर लेंगे साइज के हिसाब से नहीं करोगे ना, क्या करोगे। अरे किया है कि किसी ने ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम is free to slide on a frictionless horizontal floor. The block has a cylindrical cavity of radius capital R in the middle of it. The center of mass. अभी ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि कितना है मास। देखो ये बहुत सिंपल सवाल है। देखिए ये सवाल आएगा, ये कैपिटल एम मास का है, ये स्मॉल एम मास का है। ये ब्लॉक तो कैपिटल एम मास का है और ये जो है ये स्मॉल एम मास का है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल एम मास का जो बॉडी है और कैपिटल एम मास के पास में तो ट्रांसलेशन मोशन हो रही है ना। अरे कोई बोल लो तो। ठीक है, अब यहां पर देखो सुनना बात, अक्सीएम बराबर सॉरी आरसीएम बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई आर m1 प्लस m2, ऐसा ही कुछ होता होगा। अब देखो, तो मैं कह लेता हूं कि शुरुआत के अंदर पहले now a point particle of mass small m is released from a point A into a cavity. There is negligible friction between the particle cavity surface. When the particle reaches the point B, पहले A पार्टिकल कैलकुलेट करना है, बाद में B पार्टिकल और दोनों का अंतर करना है। बस इतना ही सवाल है ये। तो जब ये A के ऊपर है, ठीक है, A पोजीशन के ऊपर कर देते हैं आरसीएम का वैल्यू, तो मैं कह देता हूँ सेंटर ऑफ मास मेरा एक्ससीएम है। सेंटर ऑफ मास में तो कितना कह देता हूँ, एक्स डेस कह देता हूँ। एक्स डेस इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम मास है। छोड़ो इसको भी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एम और ये कितनी दूरी पर है x1 माइनस आर, बताओ। बोल है मास x1 माइनस आर पे है ना, कोई बोल क्यों नहीं रहा। कैपिटल एम इंटू x1 और डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। आ गया बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर जब ये बी पोजीशन पे चला गया, बी पोजीशन पे डबल डेस कह दो। ठीक है, तो स्मॉल एम पार्टिकल कितने पे चला गया x1 प्लस कैपिटल आर पे चला गया। ठीक है, और कैपिटल एम कितना पे चला गया x1 प्लस है, कैपिटल एम तो वही है। अरे कैपिटल एम तो वही है। ठीक है, और एम प्लस है कैपिटल एम। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या। तो बोल दो। अरे बोल दो, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आ गया क्या समझ में। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कोई क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो काम नहीं कर नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा ना। अरे इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स डेस और इक्वल टू एक्स डबल डेस कह दो। एक्स डेस इक्वल टू कितना कह दो
एक्स डबल डेज कह दो आप। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर। अरे नहीं करेगा ना, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ मास छोड़ना किसके का, सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा। अरे बोल लो। ठीक है, इधर देख लो। अब देखो यहाँ पर, तो अगर एक्स डेज बराबर एक्स डबल डेज अगर कहते हो तो आपका आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। पूछा है आपसे, क्या पूछा है? सॉरी, ये एक्स टू पोजिशन पे हो जाएगा। सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पर, पहले मैंने एक्स वन पोजिशन के ऊपर था, और जैसे ही ये क्या करा, यहाँ पर किसका तो थोड़ा खिसक गया, मैंने मान लिया कि एक्स टू पोजिशन पे खिसक गया, कैपिटल एम मास। हाँ हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, तो एक्स टू पोजिशन पे खिसक गया। अरे नहीं समझे क्या? भाई एम मास का बॉडी अगर इधर किसका तो एक्स टू पोजिशन पे खिसक गया, ठीक है, जो भी होगी एम एक्स टू पोजिशन, और ये कितना आ गया, एक्स वन प्लस आर पे चला गया। अरे बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इन दोनों को बराबर कर दो। अब बराबर करते ही आ जाएगा आंसर, एक्स डबल डेज इक्वल टू एक्स डेज। आपको पूछा है एक्स टू माइनस एक्स वन कितना किसका, आपको क्या पूछा है? एक्स टू माइनस एक्स वन ही पूछा है, तो आंसर आ जाएगा माइनस टू आर स्मॉल एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। बताओ समझ में आया कि नहीं है? क्या करे हो? क्या क्या कह रही है, मेरे को सुन नहीं। हम्म, एक्स टू प्लस कैपिटल है, सॉरी भाई। ठीक है, एक्स टू प्लस कैपिटल है। अब माना कि अपन ने जैसे ही वो बॉल बी पर पहुंची ना, तो वो एक्स टू पोजिशन पे चली गई। अरे बोल दो देवताओं, समझ में नहीं आया क्या? देखो, अगर स्मॉल एम मास की जब बॉडी है, ठीक है, स्मॉल एम मास की जब बॉडी है, तब तो ये है इसका सेंटर ऑफ मास, कैपिटल एम मास का, तो और इसकी यहाँ से दूरी कितनी होगी, एक्स वन माइनस कैपिटल आर होगी। ठीक है, और इक्वल टू, अब मान लो सपोज करो एक्स टू डिस्टेंस के ऊपर चला गया, ठीक है, तो एक्स टू डिस्टेंस पे चला गया, जैसे सपोज करो यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पहुंच गया, तो ये बॉल भी क्या हो जाएगी, एक्स टू प्लस आर हो जाएगी। अरे स्मॉल एम वाली एक्स टू प्लस आर पे चलेगी, कैपिटल एम वाली एक्स टू पे चलेगी। तो अब नया सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, एक्स डबल डेज पे पहुंच गया। अब पूछ रहा है कि एक्स डबल डेज माइनस एक्स डेज कितना है। समझ में आ गया मेरी बात को? अब आपको बताइए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो काम कर नहीं रहा, तो एक्स डेज बराबर कितना हो गया, एक्स डबल डेज रहेगा। लो, एक्स डेज बराबर कितना रहेगा, एक्स डबल डेज रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपन कोई क्या नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं इसके ऊपर। समझ में आ गया मेरी बात को? एक्सटर्नल फोर्स लगाते तो खिसक जाता। दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों को बराबर कर दो तो एक्स टू माइनस एक्स वन अपने आप ही आ जाएगा। समझ में आ गया क्या मेरी बात को? ऐसे कर लीजिए, क्या सवाल है ये? नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दो। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, वी डू नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज, इसका मतलब ये है, कहने का मतलब समेशन ऑफ एक्स आई बराबर जीरो है। अरे समेशन ऑफ एक्स आई बराबर कितना है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, समेशन ऑफ एक्स आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन कोई लगा तो नहीं रहे, एक्सटर्नल फोर्स तो लगा ही नहीं रहे इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको बराबर जीरो कर दो। समझ में आ गया मेरी बात को? बस यही बात है। कर लोगे क्या? ये तो बहुत सिंपल सवाल है वैसे तो। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग, ये तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई ज्यादा करने वाली दिक्कत है नहीं। के वेक्टर डॉट है, आर वेक्टर हो गया ये तो, एक तो। ठीक है, तो यहाँ से के आ जाएगा, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, वी बराबर ओमेगा बाई के, वी बराबर ओमेगा बाई के। तो क्या पूछा है, के, तो के बराबर हो जाएगा ओमेगा बाई सी। ठीक है, लाइट वेलोसिटी से करती है मूव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेना, के का वैल्यू निकाल लेना, तो 100√3 पाई इंटू आई के। ठीक है, और प्लस, सॉरी माइनस 100 पाई जे केप हो जाएगा, ये के का वैल्यू आ गया, इसका मैग्नीट्यूड ले लो। अरे बोलो। ठीक है, अब ये दूसरा क्या कह रहा है, एट द टाइम टी इक्वल टू जीरो, ये तो आपको पता ही है, फोर्स पूछा है आपसे, ये तो मेरा करवाया हुआ सवाल है। ठीक है, एफ वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू और ई प्लस है वी क्रॉस बी।
बी आपको दिया हुआ है, बी निकाल ही लोगे, कर लो, बी बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा टी से क्या निकाल लेना, ठीक है, ये निकाल लेना, हो जाएगा। चले क्या, क्या कर दोगे? हाँ अब तो ठीक है, अब तो बहुत आसान सी चीजें हैं। देखिए यहाँ पर, कंसीडर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स पैरेलल टू जेड एक्सिस। आपको ऐसा कुछ दे रखा है, ये तो आपको कॉपी में ही करवाया हुआ सवाल है, ठीक है। एक पॉइंट कहाँ पर है, एक -1 और 1 पे है, एक -1 के ऊपर है, ठीक है। और आपको ये देखिए ये वाला है और एक ये वाला है, सवाल दे रखा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अदर वायर एम विथ कोऑर्डिनेट ये है इन द एक्सवाई प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द बोथ द वायर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन में, बाहर की साइड है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो तो इस साइड चली जाएगी ना, और इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो किस साइड चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, इसी साइड चली जाएगी, इस साइड ही ऐसे चली जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है ये वाली चीज सेम है, मेरा कहने का मतलब भाई डायग्राम ऐसा बन गया है, ये तो कुछ सवाल ही नहीं पूछा यहाँ तो, देखिए यहाँ तो हो गया बी डॉट डी एल का वैल्यू पूछा है, तो म्यू नॉट 2 आई हो जाएगा, टोटल एनक्लोज करंट। और ये वाला जो सवाल आएगा तो उसका क्या है, इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर ये इस तरीके से है, बड़ा बना देता हूँ, ये देखिए ये पॉइंट है यहाँ पर, और एक देखो ये पॉइंट है, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट -1 है, ये पॉइंट कितना है, -1 और 1 है, तो दिख ही रहा है कोऑर्डिनेट सेम है, 45 डिग्री हो जाएगा ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से। अब देखो इस वायर की वजह से ऐसे और ऐसे करना है, 90 पे अंगुलियां 90 पे जानी चाहिए, अंगुलियां 90 पे जानी चाहिए, तो ये देखो 90 पे गई, ये रही, ठीक है, तो 45 डिग्री हो जाएगा इसकी वजह से तो। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है, और ये भी कितना है, 45 डिग्री है। इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर होता है, ठीक है। आर ये वाली दूरी हो जाएगी, आर ये वाली दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इन दो हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले और ये कैंसिल हो जाएंगे। आगे बात समझे, पहले तो इतना ही पूछ लेगा ये सवाल, आ गया। अब कह रहा है कि सो दैट द मैग्नेटिक, एक तीसरा और कह रहा है कि सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन इज डबल्ड, यहाँ पर डबल हो जाए, फाइंड द एक्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द थर्ड वायर, एक तीसरा वायर और दे रखा है। डबल का मतलब ये होता है कि आपको क्या उसी डायरेक्शन में आ जाएगा रिजल्टेंट वाला, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आया, म्यू, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली √2 हो जाएगी ना। तो अब इनकी वजह से पहले रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 √2 आ गया, ठीक है। 2 पाई आर होता है क्या, 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 √2 पाई आ जाएगा। अब कह रहा है ये तो आया है मैग्नेटिक फील्ड आपका, अब कह रहा है तीसरे वायर की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी लूं, ये दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वायर की वजह से होता तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है 2x, 2 पाई x लिख देंगे, इक्वल टू जो पहले आया उसका डबल लिख देंगे, ठीक है। तो पहले आया जो उसका डबल लिखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, √2 पाई हो जाएगा, क्यों मैंने 2 से 2 काट दिया, ठीक है। तो ये x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, समझ में आ गया मेरी बात को। इसने कहा है कि तीसरे वायर की वजह से आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, मैंने लिख दिया इसकी वजह से पहले आया वो लिख दिया, और ये डबल कर दिया रिजल्टेंट, ठीक है। इससे x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आधा है और ये कितना है, एक है, तो एक में से आधा गया, आधा बचा, 2 से 2 कट जाएगा, अरे कट जाएगा ना, ठीक है। तो बस इतना ही तो है सवाल, क्या करे हो, गलत करवाया तो फिर कुछ, क्या कह रहे हो, क्या गलत करवाया है,
कि 2√2 थोड़ा ना आएगा। हाँ ठीक है, cos 45 नहीं लिखा ना, अरे cos 45 वाला नहीं लिखा ना, तो ये μ0/4 आ जाएगा। अरे √2 आएगा ना। अरे भाई म्यू नॉट I/2 और ये √2 आया, ठीक है, और एक cos 45 की वजह से भी तो है। अरे रुक गए, ठीक है, और ×2 डबल आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, μ0I/2 बचेगा, μ0I/ कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये कह रहा है कि क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो 2 μ0I/ कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आया μ0I/, इससे x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, 2 में से 1 घटा दो, 1 बचा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अरे बोलो देवताओं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको आता ही है, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m कन्फाइंड इन t = 0 द वेव फंक्शन। ये तो सिंपल सवाल है, इनको तो करवाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है ना। ये भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सवाल भी हो जाएगा ना। बस इसके अंदर एक काम की चीज है, वो बता देता हूँ। है सेचुरेशन पूछे ना, आईसी सेचुरेशन पूछे, ठीक है, तो वीसी का वैल्यू 0 ले लिया करो, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। और आईसी सेचुरेशन जब भी पूछे तो वीसी का वैल्यू 0 होता है, और आईसी सेचुरेशन पूछे तो वीसी का वैल्यू 0 होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। कभी गलती मत कर रहा ना, वीसी का वैल्यू ले लो, आईसी सेचुरेशन अगर पूछे, ठीक है, तो वीसी का वैल्यू 0 ले लेना, इसके अंदर काम की बात यही है। और बाकी तो सब बताई हुई है। इन कैपेसिटर से घबराना मत, क्योंकि आपको क्या बनाना है, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, इनसे घबराना है नहीं। और कल वो बताया था वीसी और वी की वैल्यू निकालना बताया था। अब यहाँ से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, समझ जाना, यहाँ आई बी जाएगी, यहाँ आई सी जाएगी, और यहाँ क्या है, आई ई है, एक तरीके से आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, फिर ये वापस से मिल जाएंगे। बी के ऊपर कल नोट पॉइंट लगा के बताया था, कर लोगे क्या, क्या कर दोगे, सेचुरेशन जब भी पूछे तो वीसी का वैल्यू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। अब ये वही सवाल है, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द वन मोल ऑफ, ये तो वही सवाल है। अब मैं तो ऐसे कहता हूँ, ये देखो लगातार एक ही एक चीज पूछी हुई है। ये देखो, एक अपन ने कल परसों किया था 2006 के अंदर, ये सवाल पूछ रखा था, आंसर क्या आएगा, और ये देखो इन्होंने यहाँ पर प्रूफ करवा लिया, ठीक है। एक तो ये रिजल्ट याद कर लेना, और एक ये रिजल्ट याद कर लेना। अब ये सब रिजल्ट याद कर लेना कि ये इस तरीके से होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ स्टेट, अगर ये ऐसे दे, इंटरनल एनर्जी गिवन बाय यू टी वी बराबर ये है, तो आप समझ जाना, अगर ये दे तो इंटरनल एनर्जी ये होती है, और ये इंटरनल एनर्जी होती है, तो ये इक्वेशन होती है। एक तो ये याद कर लेना। प्रूव दैट इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रेशर, अगर ये ऐसा कुछ दे रखा हो तो इसके लिए ये इक्वेशन होती है, टी वी माइनस बी और आर अपॉन सी वी बराबर कांस्टेंट होते हैं। कल परसों अपन ने उल्टा प्रूफ किया था, ये का यही सेम ही सवाल था। अरे बोलो भाई। अगला देखिए, ये बहुत सिंपल सवाल है, इसके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात होने वाली है नहीं। ये तो सिंपल है, नॉर्मलाइजेशन है और मैट्रिक्स है, आइगन वेक्टर निकालना है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर तो, ठीक है। खूब करते हैं अपन इस तरीके के सवाल तो, ठीक है। अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ए पार्टिकल ऑफ मास m थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ इनिशियल मूव एक्सपीरियंस ड्रैग फोर्स। ये देखो, ये आप चीजें कर ही लेना भाई लोगों, ये सवाल पक्का है इनका, ये सवाल इनका पक्का है। देखिए यहाँ पर ड्रैग फोर्स लगा रहा है, देखो ये कोई m मास का पार्टिकल है, ये देख लो ध्यान से, ये mg है, ड्रैग फोर्स ऊपर की साइड लगता है, kv स्क्वायर हो गया, और ma रिजल्टेंट ये है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ma इक्वल टू mg माइनस kv स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी। आप समझ में आ गया यहाँ पर, ma बराबर कितनी बन जाएगी, mg माइनस kv स्क्वायर। अरे बोलो, बस ठीक है। जब आप यहाँ से हाइट का वैल्यू देखो, ये पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियली वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, एट इट मूव्स इट एक्सपीरियंस ड्रैग फोर्स, ठीक है, एज पार्टिकल
up to a height does the particle go? What is the speed when it reaches the ground again? दोबारा ये ग्राउंड पे पहुंचती है तब क्या आएगा, और अपवार्ड डायरेक्शन में इसको अगर फेंका जाए तो क्या आएगा। इस तरीके से कुछ पूछा है इससे। ठीक है, अब देखो पहले वाले सवाल का आंसर, इसने कुछ वेलोसिटी दी, ये सवाल कर ही लेना क्योंकि डायरेक्ट फोर्स का अभी तक अपन ने कोई सवाल किया नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा ध्यान से देख लेना। देखो ऊपर की साइड फेंके, अब आपसे इक्वेशन ही लगा लेगा ये। ठीक है, तो एम ए बराबर, सॉरी ऊपर की साइड लिख रहा हूं पहले तो, अपवार्ड डायरेक्शन में बोला है ना कि व्हाट हाइट डज द पार्टिकल गो, कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो पहले हाइट निकालनी पड़ेगी अपने को। तो एम ए बराबर, अब देखो ये के वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस के वी स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, एम जी लिख दो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ऊपर की साइड बोला है इसने। ठीक है, तो इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये हो जाएगा इसका। अरे बोलो, समझ में आ गया। ठीक है, एक तो बात यही होगी। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, एम डी वी अपॉन डी टी लिख देना इसको, एम डी वी अपॉन डी टी लिख देना। और आपको पूछा है कि इसने कुछ से उसमें पूछा है, हाइट में पूछा है, तो इसको एम डी एक्स अपॉन डी टी की फॉर्म में लिख लो इसको, सॉरी डी वी अपॉन डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी की फॉर्म में लिख लो इसको, इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा ना। ठीक है, बोलो। बोलो बोलो भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, तो वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन क्या बन गया। ठीक है, इक्वेशन क्या बचा, जी माइनस के बाई एम इंटू कितना बना, वी स्क्वायर बना। ठीक है, जी माइनस के अपॉन कितना बना, वी स्क्वायर बना ना। अब देखो बच्चों यहाँ पर, तो अब इसने क्या पूछा है कि अब यहाँ पर ये तो इधर ले आओ, जी माइनस के बाई एम इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा क्या, सॉरी वी डी वी, अरे वी डी वी हो जाएगा ना। तो वी नोट से कहाँ तक है, एक मैक्सिमम हाइट तक वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वी डी वी डिवाइडेड बाई, एक मिनट तुम्हें माइनस किया था मेरे, देखो ये माइनस भूल गया था ना मैं। अब देखो यहाँ पर वी डी वी अपॉन जी प्लस के बाई एम इंटू वी स्क्वायर, ये सवाल कर लेना बच्चे, पहले बता रहा हूँ ये सवाल आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दोगे बच्चों, वी नोट शुरुआत के अंदर है और मैक्सिमम हाइट तक वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, और ये dx हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, पहले शुरुआत में हाइट 0 थी, 0 से कहाँ तक चला जाएगा, h तक चला जाएगा। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब h का वैल्यू आएगा, ये h का अगर वैल्यू याद करो तो कर ही लेना। ठीक है, मैं सब बता दूंगा आपको, m/2 के लोग और 1 प्लस के वी नोट स्क्वायर, 1 प्लस के वी नोट स्क्वायर बाई एम जी, ये आ गया आपके पास में, ये आएगा। बच्चों ये ऊपर जाने पर है, बच्चों ये कहां पर जाने पर है, ऊपर जाने पर है। अब इसने नीचे जाने पर भी पूछा है, बताओ समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारे को इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं है। आप देखो यहाँ पर ऐसे कर लो, देखिए ये जो है आपका एम ए हो गया एक तरीके से, ऊपर बोला है। ठीक है, ऊपर बोला है, तो आप एम ए के बराबर लिखोगे आप, ये एम जी कहाँ की साइड है, नीचे की साइड है। और ये देखो यहाँ पर अपन अगर एक तरीके से ऊपर की साइड अगर मैं डायरेक्शन करूं, ठीक है, तब तो मैं के वी स्क्वायर लिखूंगा, और नीचे की साइड में डायरेक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसको, माइनस के वी स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, अरे बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर एम ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के वी स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। देखो यहाँ पर एक मिनट रुको। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जैसे मान लो ऊपर की साइड जा रहा है तो ड्रैग फोर्स उल्टा लगता है, ड्रैग फोर्स क्या लगेगा, उल्टा लगेगा ये, जब ऊपर की साइड जाएगा तो ये, अरे ऊपर की साइड जाएगा तो उल्टा लगेगा ना। तो एम ए बराबर कितना हो जाएगा,
एम ए बराबर हो जाएगा माइनस एम जी और माइनस कितना हो जाएगा KV²। ये ध्यान रखना भाई। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखिए यहाँ पर मतलब जिधर भी ऊपर जाता है तो ड्रैग फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ऊपर जाएगा तो नीचे की साइड लगेगा, और नीचे जाएगा तो ऊपर की साइड लगेगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है अप टू हाइट h does the particle go and what is the speed when it reaches the ground again। अब वापस नीचे आते टाइम और करना है आपको, वापस नीचे आते टाइम। अब देखो अब ऐसे करते हैं। अब सपोज करो ये नीचे की साइड आ रहा है mg आ जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन नीचे की साइड आ गया, इसको अपन रिटार्डेशन भी बोल सकते हो आप। तो अब ये KV² ऊपर की साइड काम करने लग जाएगा। अरे बोलो, तो एम ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? एम ए बराबर हो जाएगा mg माइनस KV²। बाकी वही सवाल है, सेम की सेम ही है, हाइट है। और बट इंटीग्रेट कहां से कहां हो जाएगा? ये 0 से v वाला हो जाएगा, ठीक है। और वो कहां से हो जाएगा? h से 0 हो जाएगा। अरे हाइट की लिमिट क्या लिखोगे? h से 0 लिख दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल H का वैल्यू क्या आ जाएगा? समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अरे बोलो, अब यहां पर अगर वेलोसिटी पूछी है इसने, यहाँ पर क्या पूछी है? वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो h है ऊपर जाने पर नीचे जाने पर हाइट तो सेम रहता है, h का वैल्यू पुट कर देना। अरे पुट कर दोगे क्या? ठीक है, तो हाइट का वैल्यू पुट कर देना। हाइट का वैल्यू पुट करते बच्चों वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में। कर दोगे क्या ये सवाल? वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, तो वेलोसिटी का वैल्यू ये आएगा v0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg। और अगर ये याद करो तो मुझे तो ऐसा लगता है सुविधा ज्यादा रहेगी आपको। दोनों ही सवाल आने तो है, ठीक है। ऊपर जाने पर हाइट ये रहती है, वेलोसिटी ये रहती है, ठीक है। कर लोगे क्या याद है? ये देखिए ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पर मैं निकाल के बता ही देता हूँ। देखो हाइट आया आपके पास में, तो अब आपके पास में ये जो आया इस तरीके का आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर अपन वी डी वी, देखो यहाँ पर नीचे जाने पर वी डी वी डिवाइडेड बाई वी डी वी डिवाइडेड बाई जी माइनस, जिन रोक रहे हैं, जी माइनस के बाई एम इंटू V²। तुम ले ले पेन इसका, ठीक है। अरे एक जना पेन ले लो उसका, वो थोड़ी कर देगी चमत्कार, बैठे रहना फिर। एच आ गया। अब एच का वैल्यू बच्चों इन टर्म ऑफ वी आ जाएगा, जो कि आपके पास में है m/2k log, ठीक है, m/2k log और 1 + kV0² अपॉन mg, ठीक है। ये आ गया, बस इतना ही काम करना है। इसका भी इंटीग्रेट वही आएगा, तो ये v यहाँ से आ जाएगा, ये वेरिएबल v आएगा और ये v0 है। समझ में आ गया क्या? तो आपका क्या आंसर आएगा? v बराबर v0 और 1 + kV0² डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? mg आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इस तरीके का एक सवाल है। अब देखो बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अब की बार तो मोस्ट इंपोर्टेंट की हद ही पार हो गई होगी। ये देखिए, ये आज तक ऐसा सवाल नहीं है, आज तक गेम का ऐसा कोई पेपर नहीं बना है जिसमें ये फॉर्मूला ना पूछा हो इन्होंने। पूछा है ना? तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, बस कहानी खत्म। इस फॉर्मूले को याद कर लो एक तो, और एक आप जानते ही हो रदरफोर्ड थोड़ी नियम जो भी होता है, ठीक है। आर बराबर कितना होता है? आर बराबर माइनस डी एन अपॉन डी टी। यहाँ से सवाल तो आना है, देखो आर बराबर माइनस डी एन अपॉन डी टी। और एक क्या होता है? एन ए बराबर एन नोट और ई की पावर माइनस लेमडा ए इंटू टी आ जाएगा। अरे ई की पावर माइनस है लेमडा ए इंटू टी आ जाएगा, ये ए के लिए है, बाद में बी और सी के लिए है, तो बी के लिए ये आ जाएगा। ये देखो ए के लिए है, ये बी के लिए है, यहाँ से सवाल जरूर पूछा हुआ है, तो आप याद कर लीजिए। आप तो भाई नहा जाओगे गंगा। ये लो, ये आपका पूरा पेपर था। बाकी इनको ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन मैडम ने करवा रखा है, कॉपी में ही करवा रखा है, ठीक है। तो डेरिवेशन करके नहीं करना है कि प्रूफ करके देखो कि मैं चेक करता हूँ आता है कि नहीं आता। इन चक्रों में मत पड़ जाना, सीधा की सीधा फॉर्मूला याद करना। ड्रैग फोर्स वाला करो। अब ड्रैग फोर्स वाला एक बार इक्वेशन दोबारा बता देता हूँ, देखिए ड्रैग फोर्स वाली इक्वेशन दोबारा बता देती हूँ। ड्रैग फोर्स वाली इक्वेशन दोबारा देखो बच्चों, ये एम मास का पार्टिकल है, mg है, ठीक है। आपको इक्वेशन तो निकालनी आती है कि जब ये ऊपर जा रहा है तो एम ए ऊपर की साइड करोगे, ठीक है, तो ड्रैग फोर्स उल्टा लगता है KV²। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब इन दोनों को क्या कर दो,
एक तरफ कर दो और इनको एक तरफ कर दो, तो एम ए बराबर माइनस आ जाएगा क्योंकि नीचे की साइड है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन तो लिखोगे ना, तो एम जी और प्लस कितना आ जाएगा के बी स्क्वायर, ये ऊपर जाने पर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब नीचे जाने पर है, एक्सीलरेशन पहले कर दो, एक्सीलरेशन पहले कर दो, ये एम जी आ गया और ये क्या हो जाएगा के बी स्क्वायर, ऊपर की साइड आ जाएगा, ठीक है, ऊपर अपोजिट लगता है, तो एम ए बराबर कितना हो जाएगा एम जी और माइनस कितना लग जाएगा के बी स्क्वायर। आया कि नहीं आया समझ में? ये है। एक इक्वेशन और लगा देता हूं, अगर आपको कोई समस्या हो तो इस तरीके की चीजों के अंदर टेंशन वाली देख लिया करो। ये देखिए, अगर किसी को इक्वेशन ऑफ देखिए, कभी भी ये चीज का ध्यान रखना, कभी भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि आप इनर्शियल फ्रेम के अंदर काम कर रहे हो, एस फ्रेम के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस मत कर देना कि एम ए प्लस एम जी बराबर के बी स्क्वायर, ऐसे मत कर देना। ये लिखना है एक्सीलरेशन इसकी वजह से एम जी पहले है और ड्रैग फोर्स उल्टा है। अरे बोल लो, समझ आ गया क्या? अब ये देख लो, जैसे टेंशन वाला है, जैसे ये टेंशन है, एम जी लग रहा है, टेंशन ऊपर की साइड लग रहा है, ठीक है, ये कोई एम टू मास का ब्लॉक है, ठीक है, एम टू मास का ब्लॉक है, ये एम टू जी हो गया, एम टू जी, और ये मैं कह देता हूँ एक्सीलरेशन ऐसे है, ये कह दो एम वन मास का है पार्टिकल, ये जी है, ठीक है, तो एम वन जी हो गया, एम वन जी हो गया, टेंशन ऊपर की साइड होता ही है, ठीक है, और मैं कह देता हूँ एक्सीलरेशन ऐसे है, ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, एम ए बराबर एम वन जी और माइनस टी लिखोगे इसकी इक्वेशन, तो और इसकी क्या लिखोगे, एम ए बराबर टी माइनस एम टू जी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और आपको पता है नॉन इनर्शियल सॉरी रेस्ट फ्रेम के अंदर हमेशा क्या होते हैं, जब आपने अपोजिट फोर्स लगा रखा है या सूडो फोर्स कंसीडर कर रखा है, तब तो फोर्सेज क्या होंगे, बैलेंस होंगे, अदरवाइज बैलेंस नहीं होंगे। बोलो, ठीक है, ये 2009 था,